नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रान से स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, लगातार वीडियो की श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये वीडियो बहुत ही कंसाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही अगर आपने इसे पहले पढ़ा है तो ये आपके रिविज़न काम आ जाने वाली है। पहली बार पढ़ रहे हैं आप तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अर्लियर टाइम पीरियड जो चलता था वो 2350 से 1750 बीसी के आसपास चलता था, लेकिन जो अब सही टाइम पीरियड है वो 2600 से 1900 बीसी का टाइम पीरियड को सही माना जाता है। खोज किसने करी है इसकी? कई सारे लोग हैं, ठीक है। इसकी खोज कैसे लगा? 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार जो है कि इसके बारे में एक संकल्पना प्रस्तुत करी थी, जिन्होंने देखा था कि ऐसी भी कोई चीज़ हमारे यहाँ देखने को मिल जाती है। 1856 में मूल रूप से कनिंघम ने इस पर काम करना शुरू किया और 1861 में पहली बार इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाई गई। 1878 में वाइट पेपर इशूड बाय द गवर्नमेंट। वाइट पेपर यानी कि श्वेत पत्र जारी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ये बताया जाता है कि हम इस चीज़ पर क्या क्या काम और कितने समय में कर लेंगे। और फाइनली 1904 में कर्जन ने एएसआई का गठन किया। एएसआई मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1904 में कर्जन ने इसका गठन कर दिया। अब देखिए, कर्जन ने एएसआई का अध्यक्ष किसे बनाया? वो जॉन मार्शल को बनाया। 1904 में कर्जन ने एएसआई गठन किया, अध्यक्ष जॉन मार्शल को बनाया और जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाट नाम दिया। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, सैंधव, उसे सिंधु का नाम जॉन मार्शल ने दिया। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी। देखिए, हम पढ़ रहे सिंधु घाटी सभ्यता और उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, इस तरीके के जो नाम आएंगे ना, ये साइट्स हैं किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। तो उन्हीं साइट्स में एक जो हड़प्पा है उसकी खोज करी दयानंद साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज करी राखालदास बनर्जी ने, आरडी बनर्जी ने, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। हम इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में अभी चर्चा करेंगे, लेकिन आगे चल के हम इसके प्रमुख स्थल और प्राप्त वस्तुएं उन स्थलों से कौन कौन सी हैं इसके बारे में देखेंगे। आपके सामने एक रफली मैप है भारत का। इसमें जो है कि नॉर्थ यानी कि सबसे उत्तरी जो सिंधु सभ्यता का साइट है वो है मांडा, जो चेनाब नदी के तट पर है। सबसे दक्षिणी साउथ में है दायमाबाद, जो कि प्रवरा नदी किनारे है। ईस्ट में आलमगीरपुर, जो कि हिंड नदी किनारे है। और वेस्ट में सूतका गैंडोर, जो कि दास नदी किनारे है। लोथल इसलिए लिख दिया है यहाँ पे मैंने कि लोथल जो है वो न्यू साइट है, यानी सबसे नया है ना। सबसे नया जो साइट है वो है लोथल, जो कि भोगवा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। अब देखिए, आपने इन चारों का नाम देख लिया ना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इन चारों को मैंने इसलिए बता दी कि आपको दिशाएं याद रहें कि आपको कहाँ कहाँ पे मिलने वाले हैं। और बहुत सारे यहाँ पे स्थल आपको मिलेंगे, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हड़प्पा के बारे में देख लीजिए क्या है। मैंने आपको बताया था कि हम इसके प्रमुख स्थल देखेंगे और यहाँ से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहला जो साइट है वो है हड़प्पा। यहाँ से चांदी, ऊन, आबनूस या काली लकड़ी, बात एक ही है, ये पाई गई है, ठीक है। हड़प्पा के बारे में एक दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है। यहाँ की जो एक मुहर प्राप्त हुई है वहाँ पे गरुड़, उस मुहर पर गरुड़ का अंकन है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस साइड से जो मुहरें मिली हैं या जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिली हैं वो परीक्षा में सीधे सीधे आपको पूछी जाने वाली है। तो गरुड़ की जो है कि मुहर मिल रही है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक इक्का गाड़ी की भी मुहर या आकृति जैसी मिली है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? रोहरी शुक्कर, यानी कि यहाँ से पत्थर मिला है। यहाँ पे नगर निर्माण के 9 टाइम्स यानी कि
9 चरण मिले हैं। नगर निर्माण यहाँ पे 9 बार में हुआ है मोहनजोदड़ो में, 9 टाइम्स आप इसे कह सकते हैं। मकानों में यहाँ पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है ना, पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। और एक चीज़, घुटने के बल चलते हुए 2 बच्चों की आकृतियाँ भी यहाँ पर मिली हैं। देवता, पशु, 7 नारी आकृतियाँ भी यहाँ पे दिखाई गई हैं। क्या क्या दिखाई गई हैं? देवता, पशु और 7 नारियों की आकृतियाँ भी यहाँ से दिखाई गई हैं। एक योगी की आकृति और एक मुहर पर पशुपति शिव जैसी आकृति भी प्राप्त होती है। एक अन्य मुहर जिस पर आधा बाघ और आधा मानव दिखाया गया है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। क्या है? आधा बाघ है और आधा क्या है? मानव है। ठीक है। और मैंने क्या बताया आपको मोहनजोदड़ो से? जो सबसे इम्पोर्टेंट था, यहाँ से एक योगी की आकृति मिली है। ठीक है। मैं आपको हड़प्पन साइट्स बता रहा हूँ, साथ ही साथ उनसे मिलने वाली इम्पोर्टेंट मोहरें और आकृतियाँ, जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वहाँ बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। जो तीसरी साइट है इम्पोर्टेंट है, वो कालीबंगा राजस्थान से है। यहाँ से जो खेतड़ी जगह है वहाँ से तांबा मिलता है। ठीक है। कालीबंगा में क्या है देखिए, मकानों में यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। मोहनजोदड़ो में पकी हुई ईंटों का, कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग। डिफरेंस नोट करते जाइएगा। एक जो नालियाँ हैं वो पकी ईंटों पर हैं और साथ ही साथ इन पर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। कालीबंगा में जो नालियाँ हैं उन पर पकी हैं ईंटें, साथ ही साथ पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। तने को खोखला करके नालियाँ बनाई गई हैं। जो पेड़ के तने होते हैं ना, वो भी की जाएगी। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भूकंप का साक्ष्य भी यहीं से मिला हुआ है और जुता हुआ खेत भी यहीं से मिला हुआ है। पहला जो यहाँ पे याद रखेंगे आप, वो है भूकंप का साक्ष्य। भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं आपको। ठीक है। नेक्स्ट आइए, लोथल जो कि भोगवा नदी पर है पंजाब में। यहाँ से क्या मिला है? कार्नेलियन मिला है यहाँ से। ठीक है। और एक चीज़, नालियों में गोलाकार मेहराब, जो टोडा मेहराब होते हैं ना, उनका इस्तेमाल। गोला मेहराब कैसा होता है? ऐसा। ठीक है। जो 2 चीज़ों को जोड़ देता है। ठीक है। गोले मेहराब का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ एक ऐसा यंत्र भी मिला है जो दिशा मापक प्रकार का है, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि दिशा सूचक यंत्र भी यहाँ से मिला है। डॉकयार्ड बहुत कॉमन है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि डॉकयार्ड लोथल से मिले हैं। एक और चीज़, यहाँ पे जो मकान हैं वो सड़क की ओर है। ठीक है। वो सड़क की ओर है। और इन चारों नगरों में एक समानता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल में एक समानता है कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पाई जाने वाली वस्तुएं ना एक जैसी हैं या कॉमन है। ठीक है। और यहाँ वस्तु विनिमय पद्धति लागू थी। एक और चीज़ में ध्यान रखिए जो आपके लिए एक्स्ट्रा शॉर्ट्स होंगे। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में क्या है? एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में आप ऐसे देख सकते हैं कि इन 4 नगरों के अलावा ईरान से टिन, सीसा और चांदी मंगाई जाती थी। बदख्शां जो ये है, इसको अफ़गानिस्तान के नाम से, जो आज का अफ़गानिस्तान है, वो उस समय बदख्शां हुआ करता था। बदख्शां से लाजवर्द मणि या लापिस लाजुली मंगाई जाती थी। एक और चीज़, मेसोपोटामिया के उर नगर से क्या क्या चीज़ें मंगाई जा रही हैं वो ध्यान रखिए। सोना, तांबा, काली लकड़ी या आबनूस, हाजा पक्षी जिसे मोर कहा जाता है आज की डेट में, इनका एक्सपोर्ट करा जाता था। मेसोपोटामिया के कुछ शहर हैं जिनका आज के वर्तमान नाम से मिलान के लिए आपसे पूछा जाता है, वो आप ध्यान रखेंगे। जो दिलमुन शहर है मेसोपोटामिया का, वो आज का बहरीन या बहरैन देश है। ठीक है। माकन जो जगह है वो आज की ओमान है। मेलुहा जो है वो आज का संदव है। ध्यान रखिएगा, जो दिलमुन है ना, ये बिचौलिया बंदरगाह काम करता था, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें यहाँ से जा रही हैं ना, वो दिलमुन से होके जा रही थी, दिलमुन से
होके जा रही थी, इसलिए इसे जो है कि बिचौलिया का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब आइए जो इम्पोर्टेंट है वहाँ शुरू करते हैं। ये आपने ध्यान रख लिया जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, शुरुआत में आपको एक परिचय मिल गया। अब आइए सैंधव उत्पत्ति पे। सैंधव उत्पत्ति, देखिए इसमें 2-3 विचार कॉमन है, जिसमें से आपके लिए मैं 2 विचार मुख्य रूप से छांट के ले आया हूँ। वो कौन कौन से हैं? एक विचार ये कहता है कि मेसोपोटामिया से सैंधव की उत्पत्ति हुई है। सैंधव की उत्पत्ति मेसोपोटामिया से हुई है, ये पहला विचार है। क्या कहता है ये? चारे उपजाऊ भूमि की तलाश में ये आए थे। जिगुरेट, जिगुरेट बिल्कुल इस प्रकार का होता है, आपने कब्रें देखी हैं कुछ इस प्रकार का। ठीक है, जिगुरेट बलूचिस्तान में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो में मकानों में लकड़ी के शहतीर पाए गए हैं। शहतीर, शहतीर आप समझते हैं? अगर जैसे कोई मकान है, ठीक है, ये कोई मकान है, तो इसकी जो छत है ना, इसको संभालने के लिए एक सेंटर में यहाँ से लकड़ी के जो है ना सपोर्ट दिया जाता है, इन्हें ही लकड़ी के शहतीर कहते हैं। और जो इम्पोर्टेंट होने वाला है वो ये कि अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो मेसोपोटामिया में भव्य कब्रगाहें मिले थे, पर सैंधव में ऐसी कोई विशेषता नहीं मिली। यहाँ पे कोई ऐसे भव्य सैंधव में कोई साइट नहीं मिले या कोई कब्रगाह वहाँ पे नहीं मिली। दूसरा क्या है, मेसोपोटामिया में भव्य मंदिर मिलता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मंदिर मेसोपोटामिया मिस्र में आप देखते हैं कि वहाँ पे कब्रगाहें मिल रही हैं, ठीक है, वहाँ पे पिरामिड्स मिल रहे हैं, पर आपको मंदिर का नाम आते ही आप ध्यान रखेंगे मंदिर भी मेसोपोटामिया से मिला है, जबकि सैंधव में मंदिर नहीं मिला है। मेसोपोटामिया में नालियाँ बहुत ख़राब थीं, किंतु सैंधव में बहुत अच्छी थी या बहुत ही कंप्लीट वे में थी। क्या कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया में लिपि जो थी वो 900 प्लस अक्षर थे। 900 प्लस अक्षर थे जो कि अक्षरात्मक प्रवृत्ति के अक्षर में लिखे जाने योग्य थे, जबकि सैंधव में 400 ही अक्षर पाए गए। लेकिन ये भी अक्षरात्मक प्रवृत्ति में नहीं बल्कि चित्रात्मक प्रस्तुति में थी उनकी। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस क्या है, मेसोपोटामिया में 900 प्लस अक्षर हैं, सैंधव में 400 प्लस अक्षर हैं। लेकिन मेसोपोटामिया अक्षरात्मक है और सैंधव चित्रात्मक है। ठीक है, दूसरी जो दूसरा विचार आता है वो क्या कहता है, वो द्रविडियन उत्पत्ति के बारे में बात करता है। ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के ब्रहुई जनजाति से इनकी समानता पाई जाती है, इसलिए सैंधव वासियों की उत्पत्ति का एक प्रमाण द्रविड़ उत्पत्ति को ही माना जाता है कि ये द्रविड़ देश से उत्पन्न हुए। ब्रहुई जाति से उनकी समानता मिलती है। चूँकि ब्रहुई जाति द्रविड़ में पाई जाती है तो इसलिए उनकी कुछ आप डील डॉल या उनके मुख के आकार से ऐसा मिला लिया गया है कि वो ब्रहुई जनजाति से समानता रखते हैं। एक और चीज़, मातृदेवी की उपासना करते तो हैं पर यह विवादित है। ठीक है, पशुपति शिव की उपासना भी कर रहे हैं पर यह भी विवादित है, यानी कि मातृदेवी की उपासना और पशुपति शिव की उपासना दोनों विवादित है। लिंग और योनि की जो पूजन की व्यवस्था है वो है संयुक्त प्रमाण मिलता है बाकी जगहों से, लेकिन ये बाकी जगहों से नहीं मिलता, पर केवल जो मिल रहा है वो ना कालीबंगा से मिल रहा है। लिंग योनि की जो पूजन के प्रमाण हैं वहीं से मिल रहा है। द्राविड़ उत्पत्ति के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि द्राविड़ जो थे ना वो ग्रामीण सभ्यता के वाहक थे। जो आप दोनों में कंपैरिजन ढूंढ रहे थे ना कि पहला विचार मेसोपोटामिया का है, दूसरा द्रविड़ उत्पत्ति का है कि मातृ देवी की उपासना की जाती है, लिंग योनि पूजन किया जाता है, पशुपति शिव की पूजा की जाती है, पर ये कुछ विवादित हैं। इसमें जो इस तर्क को काटने की व्यवस्था है वो ऐसी है कि द्रविड़ उत्पत्ति जो है क्या कहती है कि द्रविड़ ग्रामीण सभ्यता के वाहक थे, जबकि सैंधव वासी शहरी हुआ करते थे। ठीक है, इनके शहर वेल डेवलप्ड हुआ करते थे। जबकि रोमिला थापर जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं वो ईरानी और बलूच उत्पत्ति की सहमति दर्ज करती हैं। इस बात पे इस बात से सहमत हैं कि वो ईरानी और बलूचिस्तानी एक
शंकर नस्ल या इस क्षेत्र से आए हुए लोगों को सैंधववासी मानती हैं। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट ओर बढ़ रहे हैं दूसरे पार्ट पे। सैंधव का सामाजिक स्तर कैसा था, सैंधव की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उस आधार पे बात करने वाले हैं। सैंधव वर्ग आधारित समाज हुआ करते थे। यहाँ दार्शनिक, व्यापारी और पुरोहित, पुरोहित के सामने राजन लिखा हुआ है मैंने, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो पुरोहित था ना वही राजा था, राजा अलग से कोई नहीं बन रहा है, पुरोहित को ही राजा कहा जाता था। मोस्टली पुरोहित जो है ना, जो ऊंचे शहर हुआ करते थे, देखिए ये दो चीज़ों में बटा हुआ है, एक दुर्ग और एक निचला शहर। अभी हम आगे पढ़ेंगे। जो दुर्ग होता था ना, यहाँ पे जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे वो निवास करते थे, और जो निचला नगर था यहाँ पे अन्य लोग निवास करते थे। तो जो पुरोहित है ना वही राजा है। ठीक है, और क्या है, व्यापारी हैं, कृषक हैं और मध्यम वर्ग साथ में रहते हैं। इन्हीं के साथ साथ हम यहाँ देखते चलते हैं कि सैंधव का नगर नियोजन कैसा था। सैंधव का नगर नियोजन देखिए आ गया। दुर्ग क्षेत्र क्या है और निचला नगर क्या है। दुर्ग क्षेत्र भी सुरक्षा प्राचीर से घेरे जा रहे थे और निचला नगर भी सुरक्षा प्राचीर से घेरा जाता था सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, और जो मध्यम नगर थे ना वो धौलावीरा के कक्ष के रण में मिलते हैं, ऐसे प्रमाण उसके मध्यम नगर के मिलते हैं। लोथल में, लोथल जो पंजाब में है, यहाँ पे दुर्ग तथा निचला नगर एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। मैंने बताया कि यूजली क्या होता है, दुर्ग क्षेत्र अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए होते हैं, निचला नगर अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पुरोहित रह रहा है तो ये एक सुरक्षा प्राचीर है, बाकी अन्य लोग यहाँ रह रहे हैं जो कि मध्यम नगर कहा गया इसे, इसकी एक अलग सुरक्षा प्राचीर है। लेकिन लोथल में दुर्ग और निचला नगर एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, यानी कि ये दो नहीं, एक ही में दोनों लोग रह रहे हैं। ठीक है, कालीबंगा में अलग अलग हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि किस जगह पर दुर्ग और निचला नगर दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, तो आंसर क्या होगा, लोथल होगा। ठीक है, और कालीबंगा में अलग अलग है। ठीक है, दुर्ग क्या है, ध्यान रखिए। दुर्ग क्या है, दुर्ग सरकारी भवन है, स्नानागार हैं, अन्नागार हैं, सभा भवन है। सभा भवन की विशेषता क्या है, ये 20 से 21 स्तंभों पर टिकी हुई एक, आप ये कह सकते हैं सभा भवन एक बहुत बड़ी आंगन जैसी संकल्पना है जिसमें 20 से 21 खंभे या स्तंभ हुआ करते थे। ठीक है, और ध्यान दीजिए, दुर्ग मैंने आपको बताया पुरोहित आवास है, पुरोहित को ही आप किंग समझिए। ठीक है, आपने अभी आगे चल के आप देखेंगे एक पुरोहित की मूर्ति मिली है जो कि योगी जैसी है, उसकी सिर्फ दाढ़ियाँ हैं, आप आगे चल के देखेंगे, इस बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो दुर्ग में सरकारी भवन है, स्नानागार है, अन्नागार है, सभा भवन है 20 से 21 स्तंभों वाले, और पुरोहित आवास है। जबकि निचला नगर जो है वो क्या है, उसमें क्या है, इसमें जो निचले नगर में मकान बने हुए हैं वो 1 मंजिल के भी हैं और 2 मंजिल के भी हैं। प्रश्न क्या पूछेगा, निचले नगर में कितने मंजिल के आवास बनते थे, तो उत्तर क्या है, 1 मंजिल भी और 2 मंजिल भी। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या रहेगा, आप उसे टिक करने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिए, मकान 1 मंजिल 2 मंजिल तो बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ईंटों का प्रयोग क्या हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और देखिए तकनीक कितनी विस्तृत थी। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि द्राविड़ ग्रामीण सभ्यता के वाहक थे, जबकि सैंधव बिल्कुल एकदम आज के जो शहर है ना उन जैसों से आप कल्पना कर सकते हैं कि वो विकसित और शहरी दृष्टिकोण को अपनाया करते थे। तो पक्की ईंटों का प्रयोग करा जा रहा है घर बनाने में, और यहाँ पे 2 तरीके के जोड़ का प्रयोग किया जा रहा है। एक है इंग्लिश बॉन्ड जो कि कुछ इस प्रकार से हो रही है। ठीक है, और फ्लेमिश बॉन्ड ये है जो इस प्रकार से हो रही है। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि फ्लेमिश बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड क्या है, आप बस ये बताएंगे कि जो सैंधव सभ्यता में नगर बन रहे हैं उसमें इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड 2 चीज़ें हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, तो आप बताएंगे कि ये दीवार जोड़ने की एक प्रक्रिया है, ये एक टेक्निक है। ठीक है,
नेक्स्ट आइए, घरों के आंगन में कुएं हैं कालीबंगा और मोहनजोदड़ो में, केवल कालीबंगा और मोहनजोदड़ो में। दूसरी मंजिल पर पानी ले जाने हो तो घिरनी, घिरनी आप समझ रहे हैं, आप जब कुएं से पानी निकालते हैं ना तो एक इस तरह की संकल्पना रहती है और उससे जो है कि रस्सी ऊपर नीचे जाती है तो पानी ऊपर चला जाता है। और देखिए सार्वजनिक स्थलों पर भी कुएं बनाए गए हैं, स्टेडियम की भी व्यवस्था है और ऐसी स्टेडियम जैसी संरचना पाई गई है कहाँ से, धौलावीरा में और जूनी कुरन, ये इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में से प्रश्न पूछा गया है, जूनी कुरन को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब्रिस्तान, हड़प्पा, कालीबंगा और सुनौली गांव से कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिले हैं। जल प्रबंधन, कितना तकनीक आगे रहा होगा कि आप समझिए कि वो लोग जल प्रबंधन पर भी ध्यान दे रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं, वो दो प्रकार से हो रहा है। जल संचय भी किया जा रहा है, बावड़ी बनाई गई थी कहाँ, धौलावीरा के घरों में, और कुएं हैं, नालियां हैं, नहरें हैं, इनके माध्यम से जल प्रबंधन हो रहा है। नालियां ढकी हुई हैं, ठीक है, नालियां ढकी हुई हैं और जुड़ाई में जिप्सम का प्रयोग किया गया है। जो आज सीमेंट में होता है ना, सीमेंट में जिप्सम ही एक ऐसा अवयव है जो कि जुड़ाई को जल्दी से गांठ बांध देता है या जल्दी से उसकी जो है कठोरता प्रदान करता है। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, साथ ही साथ पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम देख लेंगे हड़प्पा की आर्थिक स्थिति। इसमें कृषि और शिल्प को ज़्यादा विशेषता हम देंगे, इस बारे में देखते हैं। कृषि क्या है, इसमें हल का भी उपयोग किया जा रहा है, सिंचाई के साधन प्रयोग किए जा रहे हैं, उद्योग आपूर्ति भी हो रही है और साथ ही साथ निर्यात भी हो रहा है। ध्यान रखिएगा, सेंधावासी दाल से परिचित नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, दाल से कोई परिचित नहीं है। ठीक है, जबकि प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं इनकी, गेहूं और जौ। धान और भूसी के साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुए हैं, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। चावल लोथल से प्राप्त हुआ है, बाजरा राजस्थान और गुजरात से प्राप्त हुआ है। अब देखिए बहुत सारे साक्ष्य हैं जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं प्रमाण के रूप में। जुता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से। निचले नगर के बाहर और सैंधव पूर्व काल की विशेषता है, जहाँ पर चना और सरसों भी मिला हुआ है। हल कहाँ से पाया गया है, बनावली से प्राप्त हुआ है। पकी मिट्टी से हल बनाए गए हैं। नालियाँ यहाँ खराब स्थिति में हैं। बनावली में सड़कें समकोण पर नहीं काटती। क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ पर, सैंधव स्थलों में किस स्थल किस साइड पर सड़कें समकोण पर नहीं काट रही हैं, उत्तर क्या है, बनावली। बनावली में सड़कें समकोण पर नहीं काट रही हैं, जबकि अन्य सभी जगहों पे सड़कें समकोण पर काट रही हैं, यानी कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को सड़कें काट रही हैं। सिंचाई की व्यवस्था कैसी है, देखिए शोरतुघई जो अफगानिस्तान में है, शोरतुघई वहाँ से सिंचाई की व्यवस्था प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा से मिले हैं, नदियों से मिले हैं, जबकि नहरें जो हैं मिली तो हैं पर वो रेगुलर इस्तेमाल में नहीं है। ठीक है, उद्योग और आपूर्ति पर आ जाइए आप। कपास, अगर आपको सिंडन कहीं लिखा मिले ना तो इसका अर्थ भी कपास ही है, तो कपास की जो है कि वो आपूर्ति करा करते थे। निर्यात क्या है, हल्दी, पोस्त और नील। नील की खेती, अगर आपने कोई मूवी देखी हो, एक मूवी आई थी मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो, इसमें ऋतिक रोशन इसमें मुख्य अभिनेता के पात्र में थे, तो उसमें जो है कि दिखाया गया है कि नील की खेती करते हुए उन्हें दिखाया गया है, अभी ध्यान आ गया मुझे। तो निर्यात हल्दी का करते थे, पोस्त का कर रहे हैं और नील का कर रहे हैं। शिल्प कैसा है, आभूषण बना रहे हैं और मनके भी बना रहे हैं। आभूषण कैसे बन रहे हैं, 3 प्रकार से आभूषण बन रहे हैं। धातु से बन रहे हैं, हाथी के दांत से बन रहे हैं और हड्डियों से। हड्डियों से मोस्टली कंघा बन रहा है बाल को संवारने हेतु, और हाथी दांत से कर्णाभूषण बन रहे हैं। कर्ण का मतलब कान और उसके आभूषण यानी कि कर्णाभूषण, इसका एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए धातु से कोई इन्हें आभूषण बनाना है तो उसे एक सांचे में ढाल ले रहे हैं ये, और सांचे में ढालने की जो विधि है उसे कहा जाता है मधुच्छिष्ट विधि। ठीक है, मधुच्छिष्ट विधि। मनके कहाँ बन रहे हैं, चनहुदड़ों में बन रहे हैं, बालाकोट में बन रहे हैं और नागेश्वर में बन रहे हैं। वस्त्र उद्योग कैसा है, देखिए वस्त्र वहाँ किस तरह के पाए जा रहे हैं।
सूती वस्त्र पाए जा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट होगा जो मोहनजोदड़ो से सॉरी इम्पॉर्टेंट होगा जो वो ये है कि मोहनजोदड़ो से चांदी के बॉक्स में से सूती कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा, जो आज सेविंग करते हैं ना, तो उस्तरा उसे बोलते हैं, सेविंग किट में यूज़ होता है। तो सूती के कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा पाया गया है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रखिएगा, पूछा गया है। मेसोपोटामिया के उर नगर में सूती वस्त्रों से बनी गांठें मिली हैं। यानी कि जैसे अगर आप किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कहीं से अपने सामान को मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारी गांठें वहाँ से मिली हैं। कहाँ से? मेसोपोटामिया के उर नगर से। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, हम अब सैंधव का धार्मिक जीवन देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धार्मिक हुआ करते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ, जो कि देखिए दो चीज़ें हैं यार। एक है सभ्यता, दूसरी है संस्कृति। देखिए, सभ्यता एक लिमिटेड टाइम पीरियड को दर्शाती है, एक समय के बाद ये समाप्त हो जाती है। सभ्यता एक समय के बाद समाप्त हो जाती है। संस्कृति आजीवन चलती रहती है या जीवन के बाद भी चल रही है। संस्कृति क्या है? जैसे सैंधावासी वृक्षों की पूजा करते थे, वृक्षों में विशेष रूप से पीपल की वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। और आज अपने आसपास देख लीजिए, हमारी माएँ भी पीपल के वृक्ष का पूजा कर लेती हैं या करती हुई दिख जाती हैं। तो एक खास समय से वर्तमान तक अगर कोई चीज़ लगातार उसी अवस्था में या थोड़े बहुत बदलाव के साथ लगातार चली आ रही है, तो ये संस्कृति का उदाहरण है। बड़ों के पैर छूना संस्कृति का उदाहरण हो सकता है, बड़ों का सम्मान करना संस्कृति का उदाहरण हो सकता है। सभ्यता क्या है? सभ्यता जैसे सिंधु घाटी सभ्यता रही, एक समय बहुत फ्लोरिश कल्चर हुआ करता था, आज की डेट में सिर्फ उसके साक्ष्य पाए जा रहे हैं, जीवंत अवस्था में नहीं है। जो अपनी जीवंतता बरकरार रखे हुए है एक खास टाइम पीरियड से लेकर वर्तमान तक, वो संस्कृति का हिस्सा है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, माया सभ्यता और ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं जो कि एक टाइम पीरियड में बहुत फ्लोरिश कर रही थी, पर टाइम के साथ बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं ले गई या वर्तमान तक हमें उसके कोई ऐसे जीवंतता के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो वो सभ्यता का स्तर है। ठीक है, तो इसी तरह की कुछ चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। वो ये है कि सैंधव धार्मिक जीवन कैसा था, उस बारे में बात करेंगे। शिव की उपासना की पद्धति थी, मातृ देवी पूजा की उपस्थिति थी जो कि लोग करा करते थे। वृक्ष, जल, पशु व प्राकृतिक शक्ति की पूजा होती थी। प्राकृतिक शक्ति की पूजा जैसे अब वरुण है, ठीक है, एक देवता हुआ करते थे त्वष्ट्रा। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे देवी देवताओं की पूजन की व्यवस्था थी। ठीक है, पशुपति शिव की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अभी इसके उदाहरण आपको यहाँ आगे मिलते जाएंगे। पशुपति शिव के आसपास कौन कौन से जानवर हैं, एक बार पूछा गया था, तो अभी ध्यान रखेंगे। चीता है, भैंसा है, हाथी, गैंडा और हिरन है। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। देखिए, मैके साहब एक विचारक हैं, उन्होंने कहा कि इसे नारी की आकृति मानना उचित रहेगा। यानी कि वो पशुपति शिव की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसे मैके महोदय कह रहे हैं कि ये नारी की आकृति के जैसा है, इसे नारी की आकृति मानना बेहतर होगा। H.G. सुलिवान और शुभांगना अत्रेय भी नारी की ही प्रतिमा को वरीयता दे रहे हैं। यानी कि आप एक दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो मैके का समर्थन कर रहे हैं। जबकि पोसल और कैस्पर्स इसे ओझा या शामन, गांव में होते हैं ना, ओझा की प्रतिमा बता रहे हैं। और कैस्पर साथ ही साथ ये भी कहता है कि ये पुरुष देवता प्रधान समाज है। सैंधव समाज पुरुष देवता प्रधान समाज है, क्योंकि यहाँ पे देवियों की महत्ता थोड़ी कम है। जबकि ये बात सही नहीं है। आप तुरंत यहाँ पे देख रहे हैं कि नारी देवी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और बृहत्तर सैंधव क्षेत्र में प्राप्त हो रही है नारी देवी की मूर्तियाँ। यानी कि कैस्पर महोदय का जो कथन है कि यह सभ्यता पुरुष देवता प्रधान
सभ्यता है, ये अपने आप में गलत हो जाता है, क्योंकि नारी देवी की मूर्तियाँ बहुत सारी मिली हुई हैं। ठीक है, अधिकांश नग्न अवस्था में आप नग्न अवस्था कहने से बचिए, आप इसे दिगंबर कहना ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, आत्मा में आस्थावान है संध्यावासी, कर्मकांड में विश्वास रखते हैं। जल और वृक्ष की पूजा में आप देख लीजिए किसकी किसकी पूजा कर रहे हैं। वो कीकर का वृक्ष औषधि के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, पीपल या औदुंबर की वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। निम्बस और नीम की पूजा आज भी करी जाती है, लेकिन ये विवादित है कि सैंधववासी इसकी पूजा करते थे या नहीं करते थे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी आप देख लीजिए। सैंधव समाधान रीतियाँ या नीतियाँ कह सकते हैं आप इसे, कि वो किस प्रकार से अपने लोगों को दफनाते थे या उनका समाधान करते थे। ठीक है, मोस्टली जो समाधान हुए हैं वो नॉर्थ टू साउथ सर से पैर की ओर है या ईस्ट से वेस्ट की ओर है। ठीक है, देखिए तो 3 प्रकार हैं समाधान के, वो कौन कौन से हैं। पूर्ण समाधान यानी कि कब्रें बनाई गई हैं। ठीक है, और उसमें युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से मिला हुआ है। कास्ट पेटिका यानी कि ताबूत, यहाँ इसे R37 समाधि की नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो युगल समाधान हड़प्पा से प्राप्त हुआ है ना, यहाँ मानव के साथ 37 अन्य प्रकार के और भी सामान प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया है R37 समाधि। मोस्टली अगर आप सॉरी, आप ये मान सकते हैं कि ये किसी विदेशी की भी हो सकती है, ऐसा मानना है। ठीक है, लोथल से ऐसी 3 चीज़ें मिली हैं। कालीबंगा से एक समाधान का प्रमाण है। दूसरा है प्रकार अर्ध समाधान, यानी कि अगर किसी मृत व्यक्ति का देह जो है वो खुले में छोड़कर जब चील कौवे खा जाए तो जो बचे हुए पार्ट्स हैं उन्हें कलश में रख देना, ये अर्ध समाधान का उदाहरण हो गया। शवदाह आर्यों में प्रमुखता से प्रचलित थी, जो आज भी चली आ रही है। हम देखेंगे बहुत सारे लोग पूर्ण समाधान में ध्यान रखते हैं, शवदाह में अपनी आस्था रखते हैं, हालांकि ये आर्यों में प्रमुखता से पाई जाती थी। त्रिमानव समाधि यानी कि एक साथ 3 मानवों को जो है कि समाधि दी गई है, कहाँ पे, सुनौली से। ठीक है, कब्रें कैसी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, कहाँ पे, रोपड़ में। मानव के साथ बकरे को दफनाया गया है, कहाँ, लोथल से। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मानव के साथ कुत्ते की जो समाधि मिली है वो रोपड़ से मिली है, और मानव के साथ बकरे की जो समाधि मिली है वो लोथल से मिली है। मिस्र की ममी प्रकार की एक कब्र लोथल से मिली है। मिस्र में देखिए ममी है ना, जैसे पिरामिड्स हैं उसके अंदर ममीज रखी जाती है। ममीज का मतलब क्या है, कोई अगर राजा महाराजा हैं, ऐसी मान्यता थी कि जब वो मर जाते थे तो उनके आसपास उनके परिजनों का ऐसा मानना था कि वो एक समय के बाद फिर से जीवित हो जाएंगे, तो कुछ खास प्रकार के मसाले, आप इसे औषधि भी कह सकते हैं, उसका लेप बनाकर अपने मृत जो परिजन हैं उन पर ढंग से उसे लेप देते थे, और उसके बाद एक खास प्रकार की, जैसे कब्र बनाई गई। ठीक है, आप जिगुरेट समझते हैं, मैंने आपको शुरुआत में बात करी थी जिगुरेट बनाई गई, और उसमें ऐसी मान्यता के साथ उस मसाले या लेप से पूरे शरीर में लेपन करते थे, और ऐसी मान्यता थी कि उन्होंने अपने जीवन काल में जिन जिन चीज़ों का उपयोग सबसे ज़्यादा करा है उन्हें उनके साथ ही रख दिया जाए, इस मान्यता के साथ कि एक समय आएगा और ये वापस से जीवित हो जाएंगे, और इसे ही कहा जाता था ममी। इस पर इस पर हॉलीवुड में बहुत सारी मूवी बनाई हैं, द ममी नाम से, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं, मैंने शुरुआत बहुत पहले देखी थी। ठीक है, तो मिस्र में ममी प्रकार की एक कब्र लोथल से भी मिली है। ठीक है, अब एक बात रखिए, आपने सैंधव आर्थिक देखा, आपने सामाजिक देखा, धार्मिक देखा। आर्थिक देख लिया, कृषि देख लिया आपने, उनका व्यापार वाणिज्य देख लिया आपने। अब आप आइए सैंधव पतन के बारे में।
किस संधियों का पतन कैसे हुआ। कैनेडी महोदय कहते हैं प्लेग और मलेरिया से इनका पतन हुआ था। राव और मैके साहब कहते हैं कि बाढ़ से हुआ। एन घोष और एलस्टाइन कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख कारण रहा होगा जिससे कि ये चीज़ें हुई थी।